एक अजीब इत्तेफाक था कि जब भी मेरी बीवी प्रेग्नेंट होती तो नौकर बहुत खुश दिखाई देता और कहता, साहब मैं बाप बनने वाला हूँ। हालांकि वो केवल 20 साल का था और जब मेरी बीवी की डिलीवरी का वक्त होता तो वो मुझसे छुट्टी मांगता कि मुझे अपनी बीवी को अस्पताल लेकर जाना है। मैं बहुत हैरान हो जाता था कि उसने इतनी कम उम्र में शादी कब की। एक दिन मैं अपनी बीवी को मायके छोड़कर आया था। आधी रात को जब आँख खुली तो पानी पीने को बाहर आया, तभी नौकर के कमरे की लाइट जलती दिखाई दी। मैं हैरान हो गया। जब मैंने अंदर कदम रखा तो हत्तर का हो गया, क्योंकि वहाँ आज शादी को 3 साल पूरे होने के बाद मेरी बीवी ने मुझे मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाई थी। वो कहने लगी, निखिल मैं माँ बनने वाली हूँ। ये खबर सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ था। मैंने कहा, तानिया ये तुम क्या कह रही हो? उसने कहा, मैं सच कह रही हूँ, भगवान कसम, बहुत जल्द हमारे पास एक छोटा सा खिलौना आ जाएगा। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में तो खुशी की लहर दौड़ने लगी थी। मैं बोला, तानिया आज तुमने मेरा जीवन सफल कर दिया है। तुम रुको, मैं अभी ये खबर अपनी माँ को सुना के आता हूँ। मैं जल्दी से अपने कमरे से बाहर आ गया था। सामने ही लाउंज में माँ बैठी हुई थी। कहने लगी, निखिल इधर आओ मेरे पास। मैं उनके पास जाकर बैठ गया था। मुझे पता था कि आज फिर वो मेरे साथ मेरी शादी की बात करने बैठने वाली है। वो बोली, निखिल मेरे बच्चे, तुम्हारी बीवी तानिया तो बांझ है। ये तुम्हें कभी भी औलाद नहीं दे सकेंगी। मेरी बात मान लो और तुम दूसरी शादी कर लो। ये देखो मेरे पास अच्छे परिवारों की लड़कियों की तस्वीरें हैं। तुमको बस एक लड़की पसंद करनी है, उसके बाद तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। फिर मैं जानूं और मेरा काम। मेरे ओठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मैं बोला, माँ आप इन तस्वीरों को छोड़ दो, मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छी खबर सुनाने वाला हूँ। माँ भी सुनने को बेताब हो गई थी। वो बोली, हाँ बताओ क्या कहना चाहते हो? मैं बोला, माँ आप दादी बनने वाली है। माँ ने हैरानी से मेरी तरफ देखा था, फिर बोली, तुम अपनी शादी टालने के लिए झूठ मत बोलो। मैं बोला, माँ मैं सच कह रहा हूँ, मुझे ये खुशखबरी तानिया ने खुद सुनाई है। माँ ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा किया था। कहने लगी, हे भगवान तेरा शुक्र है। मैंने सभी कर्मचारियों को मिठाई और कुछ अतिरिक्त पैसे बांटने के बारे में सोचा। जब मैं बाहर निकला तो मेरा माली सामू खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर सच्ची खुशी नजर आ रही थी। मैंने आगे बढ़कर कहा कि क्या बात है सामू, तुम इतने खुश क्यों हो? वो बोला, साहब जी मैं बाप बनने वाला हूँ। उसकी बात सुनने के बाद मैंने उसके चेहरे को बड़े ध्यान से देखा। मैंने कहा, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे चेहरे से तो ऐसा नहीं लगता कि तुम भी शादीशुदा हो, बल्कि मैं तो तुम्हें एक बच्चा समझता हूँ। वह हंसा और बोला, साहब जी हाँ मैं अभी बच्चा ही हूँ, लेकिन हमारे लोगों में जल्दी शादी करने का रिवाज है। मैं हंसा और बोला, चलो ये भी बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने मिठाई बांटी थी, कर्मचारियों में पैसे बांटे थे। मैं आपस तानिया के पास आ गया था। वो मुस्कुरा रही थी। मैं बोला, तानिया तुम्हें मालूम है क्या हमारा माली शामू भी बाप बनने वाला है? तानिया के चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया था। मैं बोला, तानिया तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो गई? वो एकदम से हकला गई थी। बोली, अरे नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो मैं सोच रही थी कि इतनी कम उम्र में वो बाप कैसे बनने वाला है। मैं हंस दिया था और बोला, हाँ मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। खैर मेरी तो एक ही प्रार्थना है कि भगवान हम सभी को बच्चे दे। उस दिन के बाद से मेरी ज़िंदगी बदल सी गई थी। शादी के पहले 2 साल तानिया के साथ मैं बहुत अच्छे गुजारे थे, लेकिन तीसरा साल शुरू होते ही लोगों ने मुझसे बच्चों के बारे में सवाल पूछ पूछ के मेरे नाक में दम करके रखा था। मेरी माँ ने भी मुझे हुक्म सुना दिया था, निखिल तुम्हारी बीवी बांझ है, यह पूरी जिंदगी तुमको संतान नहीं दे पाएंगी। अपना समय बर्बाद करने से बेहतर है कि दूसरी शादी कर लो। माँ की बातें सुनकर जब मैं अपने कमरे में जाता तो तानिया को रोते हुए पाता। वो बार बार मुझसे सवाल पूछती कि निखिल आप मुझे छोड़ दोगे क्या? आप अपने माँ की बात मान लेंगे ना? मैं कस्में खा खा कर उसे विश्वास दिलाता था, पर अब उसके मन में ये डर बैठ चुका था कि मैं उसे छोड़ दूंगा। उसे दिलासा देने के लिए मैंने यह तक कह दिया था कि तानिया अगर तुम मुझे बच्चा ना दे सकी तो हम बच्चे को गोद ले लेंगे, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। खैर अब मेरी ज़िंदगी में सुकून आ गया था।
माँ ने भी मेरी दूसरी शादी के बारे में सोचना छोड़ दिया था और तान्या ने भी अब रोना धोना छोड़ दिया था। मैं जितना हो सके तान्या का अब ख्याल रखता था। 3 साल बाद हमारे घर बच्चा पैदा होने वाला था, इसलिए मैं बहुत सावधानी बरत रहा था। तान्या को बेड से भी उठने नहीं देता था। खैर समय बीतता गया और तान्या का पेट अब बाहर दिखने लगा था। एक दिन मेरा माली शामू मेरे पास आया और बोला, साहब जी आज मुझे छुट्टी चाहिए। मैंने बोला, क्यों सब ठीक तो है? आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो। उसने कहा, जी साहब जी, बस आज मेरी घरवाली की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आज मेरी बीबी की डिलीवरी होने वाली है। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और अपनी जेब से अच्छी खासी रकम निकालकर उसे थमा दी थी। मैंने कहा, ये पैसे रख लो और अपनी बीबी को किसी अच्छे अस्पताल में ले जाना। उसने पैसे तो रख लिए, लेकिन कहा, साहब हम गरीब लोग अस्पताल के चक्कर नहीं लगाते। हमारे घर में एक दिन एक दाई आती है और बच्चे को हमारे हाथों में थमा कर चली जाती है। उसने कहा, साहब जी हो सकता है कि आपकी बीबी की तबीयत खराब हो रही हो, आप एक बार अपने कमरे में जाकर उन्हें देख लो। मैं उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा दिया था, लेकिन उसके लहजे में कुछ ऐसा जरूर था जिसने मुझे चौंका दिया था। वो मेरी बीवी के लिए बहुत चिंतित लग रहा था। मैं सिर हिलाकर अपने कमरे में आ गया और तान्या को दर्द से तड़पता देख मैं हैरान रह गया था। उसने कहा, निखिल मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। मैं जल्दी से बोला, कब? कब से दर्द हो रहा है तुम्हें? 1 घंटा हो गया है। मैं आपके आने का इंतजार कर रही थी। मेरे माथे पर बल पड़ गए थे। मैंने कहा, क्या मेरी गैर मौजूदगी में कमरे में कोई आया था क्या? सामू आया था क्या यहाँ? मेरी बीवी अपना दर्द भूलकर मेरी ओर देखने लगी थी। उसके चेहरे से चिंता साफ झलक रही थी। वो बोली, नहीं नहीं, तो उस मालिक का मेरे कमरे में क्या काम? आप क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? मैंने अपना सर हिला दिया था। मैंने अपने आप को कोसा कि निखिल तुम्हारी बीवी की तबीयत खराब है और तुम उससे किस तरह के सवाल पूछ रहे हो? मैं तान्या के पास जाकर बैठ गया और उसका हाथ पकड़ा और बोला, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलूं? उसने ना में सिर हिला दिया था। कहने लगी, मैंने अपने डॉक्टर को कॉल किया था। वह कह रही थी कि अगर तुम नॉर्मल डिलीवरी चाहती हो तो जब तक तबीयत ज़्यादा खराब ना हो जाए घर से मत निकलना। वो कह रही थी कि घर में दर्द सहने की कोशिश करना। मैंने सिर हिला दिया था। मुझे इन मामलों की इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी। ये औरतों के मामले औरत ही जाने। मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली और सारा वक्त अपनी बीवी के साथ ही रहा था। उसका चेहरा बहुत सख्त था। बार बार माथे पर पसीना आ रहा था। मैं बोला, क्या बात है, तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है? वो कहने लगी, हाँ मुझसे अब और दर्द सहा नहीं जा रहा है। मैंने जल्दी से गाड़ी निकाली और अपनी बीवी को बिठाकर अस्पताल ले गया था। करीब 3 घंटे के बाद नर्स सफ़ेद कपड़े में लिपटी एक छोटी सी लड़की को मेरे पास लेकर आई। जब मैंने पहली बार अपनी बच्ची को गोद में लिया था तो मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। ये वक्त कितना अजीब था। मेरी आंखों से लगातार खुशियों के आंसू झलक रहे थे। खैर मैंने अपनी बेटी का नाम स्वीटी रखा था और जब मुझे तान्या से मिलने की इजाज़त मिली तो मैं उसके पास गया था। वो बहुत उदास होकर लेटी हुई थी। मैंने कहा, तान्या आज का दिन तो खुशियाँ मनाने का है, फिर तुम क्यों इतनी उदास हो? वो बोली, निखिल मैं आपसे शर्मिंदा हूँ। उसकी बातों ने तो मुझे चौंका दिया था। मैंने कहा, क्यों, ऐसा क्या हुआ है कि तुम मुझ पर शर्मिंदा हो? तान्या ने अपने आंसू पोंछे और बोली, मैंने आपको 3 साल बाद औलाद दी और वो भी एक बेटी। मैं वास्तव में ये चाहती थी कि हमारे घर बेटा पैदा हो जाता। तान्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मुझे बेटे या बेटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि मेरे बच्चे ने तुम्हारे कोख से जन्म लिया है। मेरे लाख समझाने के बावजूद भी उसका दिल नहीं माना था। उसने कहा, आपकी माँ आपको फिर से शादी करने के लिए मजबूर करेंगी। मैंने कहा, नहीं तान्या, अब बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तान्या की डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, इसलिए शाम तक उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। मैं घर वापस आया तो मेरी माँ भी बहुत खुश थी। उन्होंने अपनी पोती का माथा चूम लिया था और उसे गोदी में लेकर प्यार करती रही थी। हमने हर जगह मिठाई बांटी थी। बच्चे के साथ पहली रात बहुत मुश्किल रही थी। रात भर बच्ची जागती रही थी। खैर अगली सुबह मैंने खिड़की से देखा तो सामू बाग में खड़ा था। मैंने सोचा कि उसके पास जाकर मालूम करता हूँ कि उसकी बीवी और बच्चा कैसे है। मैं उसके पास जाकर बोला, क्या हाल है यार, कल सब ठीक ठाक से हो गया? उसने अपना सिर हिलाया और बोला,
मेरी बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया है। मैंने उन्हें बहुत बहुत बधाई दी। खैर, स्वीटी के आने के बाद मेरी ज़िंदगी बहुत बदल गई थी। मैं उसके लिए ऑफिस से जल्दी आ जाया करता था और शाम को उसे बाहर लॉन में लेकर बैठ जाया करता था। वो फूलों को देखकर वह बहुत खुश हुआ करती थी और उसकी छोटी छोटी किलकारियाँ मेरे दिल को बहुत आनंदित कर देती थी। जब उसे भूख लगी तो मैं उसे कमरे में ले आया और तान्या के पास उसे सौंप दिया। तान्या बिस्तर पर लेटी हुई थी, इसलिए मैं खुद ही उसका फीडर तैयार करने लगा था। मैंने कहा, तान्या, हमारी स्वीटी बगीचे में इतनी खुश होती है जैसे कि यह किसी माली की बच्ची हो। मैंने सामान्य रूप से बोला था। जैसे मैं फीडर में दूध डाल के पीछे मुड़ा तो तान्या के माथे पर मुझे बल नजर आए। वो बोली, आपकी इस बात का मतलब क्या है? क्या आपको लगता है कि आपकी बीवी बदकिरदार है? मैंने तुरंत अपने दोनों कानों को पकड़ा और बोला, भगवान से माफ़ी मांगो, मैं तो ऐसी बात सोच भी नहीं सकता। वो चुपचाप लेट गई थी। मैं इस बात से परेशान हो गया था कि मेरी बीवी ने ये कैसे सोच लिया था कि मैं उस पर शक कर रहा हूँ। खैर, तब मुझे ऑफिस से कॉल आ गई थी। मुझे बताया गया कि कोई फॉरेन कंपनी हमारी कंपनी को विजिट करने आई है, इसलिए मुझे इसी वक्त ऑफिस जाना पड़ गया था। मैं तान्या को बताकर निकला था कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा था, सिर्फ सिर हिला दिया था। मुझे पता था कि वह मुझसे नाराज़ थी, इसलिए मैंने भी सोचा कि घर से भाग जाना ही अच्छा है। खैर, मैं गाड़ी में बैठकर ऑफिस की ओर जा ही रहा था कि तभी मेरे बॉस की मुझे कॉल आ गई थी। उन्होंने मुझे एक फाइल के बारे में बताया तो मुझे लेकर जानी थी, इसलिए मुझे आधे रास्ते से घर वापस जाना पड़ा था। मैं अपनी धुन में अपने कमरे की ओर बढ़ रहा था, तब मेरे कानों में तान्या की आवाज़ टकराई थी। ना जाने वो किससे बात कर रही थी। वो कह रही थी, तुम्हें पता है कि आज स्वीटी के बारे में निखिल ने क्या बात की? वो कह रहा था कि स्वीटी तो किसी माली की बेटी लगती है। मैंने एक झटके से दरवाज़ा खोला था क्योंकि मैं जानना चाहता था कि मेरी बीवी इतनी पर्सनल बात किससे कर रही है। सामने का दृश्य देखकर मेरा दिल एकदम से थम गया था क्योंकि वहाँ कोई और नहीं, शामू खड़ा था। वो हक्का बक्का रह गया था, जबकि तान्या के चेहरे से भी हवाइयाँ उड़ी हुई थी। मैंने कहा, सामू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें इस वक्त बगीचे में नहीं होना चाहिए था क्या? उसने हकलाते हुए जल्दी से बोला कि मुझे तो मैम साहब ने बुलाया था। मैंने अनुत्तरित आंखों से तान्या की ओर देखा था। उसने जल्दी से अपने पर्स से 1,000 रुपये का नोट निकालकर शामू को पकड़ा दिया था और बोली, तुम इन पैसों से अपने बेटे के लिए कुछ खरीद लेना। उसने पैसे लिए और कमरे से बाहर चला गया था। तान्या बहुत घबराई हुई थी। वो बोली, दरअसल दरअसल मुझे स्वीटी के लिए खैरात देनी थी, इसलिए मैंने शामू को बुलाया था क्योंकि उसका छोटा बच्चा हुआ था ना। तो मैंने सिर हिलाया और अपनी अलमारी से फाइल निकालकर बाहर निकल गया था। तान्या की आवाज़ अभी तक मेरे कानों में गूंज रही थी। वो एक माली के साथ इतनी खुलकर कैसे बात कर सकती है? मैंने तो आज तक उसे कभी किसी के साथ इस तरह बात करते नहीं देखा था। मैं खुद को शांत करने की पूरी कोशिश कर रहा था। मैं अपना मन इस बात से हटाना चाहता था। तब मैंने सोचा कि मेरी बीवी सच में हालात से लड़ने वाली स्त्री है। वो यकीनन यही सोचती होगी, जब मेरी बेटी के पास सब कुछ मौजूद है तो माली के बेटे के पास भी कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। खैर, वक्त ऐसे ही बीतता गया और स्वीटी जब 3 साल की हुई तो तान्या ने मुझे यह खुशखबरी सुनाई कि वह फिर से माँ बनने वाली है। मैं भगवान का जितना शुक्रिया अदा करता उतना ही कम था। कहाँ मैं इतने लंबे समय से बच्चों के लिए तरस रहा था और अब भगवान मुझे खुशियाँ ही खुशियाँ दे रहा था। मैं स्वीटी को गोद में उठाकर बाहर लेकर आया था। मैंने उसे लॉन पर लिटा दिया था। आकाश में उड़ते पंछियों को देखकर वह बहुत खुश हुई थी। तभी मेरी नज़र सामू पर पड़ी थी। वह बेहद खुश नज़र आ रहा था। वो पौधों को पानी दे रहा था और साथ साथ गुनगुना रहा था। मैं बोला, क्या बात है सामू, तुम बहुत खुश नज़र आ रहे हो? वो बोला, साहब जी, भगवान ने मेरी सुन ली है, मेरी बीवी पेट से है। मैं हंस दिया था और बोला, क्या बेहतरीन इत्तेफाक है, मेरी बीवी भी पेट से है। मेरी बात सुनकर वह चुप हो गया था। दरअसल यह बात सुनकर उसने मुझे बधाई देनी चाहिए थी, लेकिन वो मुंह मोड़कर खड़ा हो गया था। और दूसरी बार फिर से ऐसा हुआ था कि जिस दिन मेरे घर बेटी का जन्म हुआ था, उस दिन सामू की बीवी ने भी बच्चे को जन्म दे दिया था।
खैर मैंने सामू से पूछा तो तुम्हारा बेटा हुआ है या बेटी? उसने मुस्कुराते हुए बताया कि मेरे यहाँ एक दूसरा बेटा पैदा हुआ है। मैंने खुशी से कहा था कि यह तो भगवान की देन है, लेकिन तानिया इस बार भी बहुत उदास थी। मैंने उससे कहा कि औलाद भगवान की मर्जी है, तुम बेवजह बेटियों के पैदा होने पर दुखी होकर भगवान को नाराज मत करो। फिर दूसरी बेटी तो मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई थी। उसके पैदा होते ही मेरी तरक्की हो गई थी। मुझे अचानक मेरे बॉस ने अमेरिका भेजने का फैसला किया था। आज शाम की फ्लाइट थी। जब मैंने यह बात तान्या को बताई तो वह बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि माँ भी मामा के यहाँ गई थी। वो कहने लगी, मैं घर में कैसे रहूँगी? फिर दो दो बच्चियों को संभालना भी बहुत मुश्किल काम है। मैं बोला, हाँ मुझे तुम्हारी परेशानी का ख्याल है, इसलिए मैंने इरादा कर लिया है मैं तुम्हें तुम्हारे माँ के घर छोड़ के आ जाऊँगा। वो तैयार हो गई तो मैं उसे छोड़कर आ गया। मेरी फ़्लाइट तो रात 12 बजे की थी, लेकिन फ़्लाइट लेट हो गई थी। अब मेरा विमान सुबह 4 बजे उड़ना था। मैं अपने कमरे में बैठा था, अब इसकी कुछ ज़रूरी फाइलें देख रहा था कि अचानक मेरी नज़र सामू के कमरे पर पड़ी थी। उसके कमरे की लाइट जल रही थी। सामू उस कमरे में अकेला रहता था। वो अपनी बीवी को यहाँ साथ नहीं लाया था। मैं सोचने लगा था कि वो इस समय यहाँ क्या कर रहा है, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं। यही सोचते हुए मैं जल्दी से उठकर खड़ा हो गया था। मैं सामू के कमरे में जाकर उसका हालचाल जानना चाहता था। मैं दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही हैंडल पर हाथ रखा तो मेरे कानों में एक स्त्री की आवाज़ सुनाई दी थी, सामू मैं तुम्हारी बेटियों को तुमसे मिलवाने लाई हूँ। यह आवाज़ तो बहुत जानी पहचानी सी थी, और ये किसी और की नहीं बल्कि मेरी बीवी तानिया की थी। मेरे सिर पे तो आसमान गिर पड़ा था। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया था। सामने ही तानिया, दो लड़कियां और सामू खड़ा था। तानिया मुझे देखकर गुमसुम हो गई थी। मैंने बोला, ये क्या बकवास है? तानिया रोने लगी थी। वो बोली, निखिल मैं आपको सब सच बता देती हूँ। मैंने उसके चेहरे पर थप्पड़ दे मारा था और बोला, अपनी बकवास बंद करो। तुम जैसी असभ्य औरत मैंने आज तक नहीं देखी। दिल तो चाहता है कि मैं तुम्हें अभी तलाक देके यहाँ से निकाल दूँ। तलाक की बात सुनकर तान्या मेरे पैरों में गिर गई थी। वो बोली, भगवान के लिए मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म मत करना। मैं बहुत मजबूर थी। निखिल, शादी के 3 साल तक हमारे यहाँ औलाद नहीं हुई। कसूरवार कौन था? कोई भी नहीं, क्योंकि औलाद तो भगवान के हाथ में होती है ना। वो जिसे चाहे उसकी झोली औलाद से भर दे और जिसे चाहे उसे इस खुशी से दूर रख दे। फिर लोग मुझे ही क्यों दोष दे रहे थे? मैं बहुत मजबूर हो चुकी थी। जब मैंने खुद की जांच कराई तो वह डर सच साबित हुआ था कि मैं माँ नहीं बन सकती हूँ। मेरी सास जो मुझे मेरे बचपन को लेकर ताने मारती थी, वो सच था, और सच में औलाद पैदा करने के काबिल नहीं थी। मैं यह हकीकत आपको बता नहीं सकती थी, फिर तो आप मुझे छोड़ देते ना। इसलिए मैंने घर के मालिक को विश्वास में लेने की कोशिश की थी। मैंने उससे कहा कि मैं बच्चे को गोद लेना चाहती हूँ, तुम मेरी मदद करो। वो बोला, मेम साहब छोटा मुँह बड़ी बात, लेकिन मेरी बीवी पेट से है, हमें इस बच्चे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे 4 बच्चे हैं। यदि आप कहे तो वो औलाद मैं आपको दे दूँगा, मगर फिर आपको मेरा ख्याल रखना होगा। घर का माली था, इसलिए मेरे मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं ये सबको बता दूँ कि मैं पेट से हूँ, और फिर मैंने वैसा ही किया था। मैंने शामू को उसकी औलाद के खातिर 2 लाख रुपए दिए थे और स्वीटी हमारी हो गई थी। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश थी कि हमारे घर एक बेटा भी पैदा हो जाए, इसलिए मैंने माली से कहा कि मुझे एक बेटे की ज़रूरत है। वो बोला कि मेरी बीवी आपके लिए बच्चा पैदा करने के लिए तैयार है। मैं बहुत खुश हो गई थी, और जिस दिन वो पेट से हुई मैंने आपसे कह दिया कि मैं भी पेट से हो गई हूँ। निखिल, मैंने दोबारा ये खेल सिर्फ बेटे के लिए रचाया था, लेकिन इस बार भी सामू के यहाँ बेटी ही पैदा हुई। खैर समय समय पर मैं सामू की मदद करती रहती थी। इसी वजह से मेरे सिर से तलाक का बोझ उतर गया था। मैं उसे अपने कमरे में बुलाकर उसकी बेटियों से उसे मिलवा दिया करती थी। फिर आज आपने बताया कि आज आप अमेरिका जा रहे हैं, तो मैंने सामू से कहा कि अपनी बीवी को लेकर यहीं आ जाना, मैं बच्चों से उसे मिलवा दूंगी। सामू को तो अपनी बेटियों को देखने आ गया था, लेकिन उसकी बीवी नहीं आई। कहने लगी कि मैंने एक बार जो चीज़ दे दी, अब मैं पीछे मुड़कर उसे देखना नहीं चाहती। यह मेरी हकीकत है। निखिल, मुझे माफ़ कर दो, मैंने यह सब आपके लिए किया था। मैं आपको खोना नहीं चाहती थी। मैंने गुस्से से चिल्लाते हुए तानिया को बोला, तानिया
मैंने तुमसे कहा था कि मैं बच्चा गोद लेने को तैयार हूँ, फिर तुमने मुझसे ये सब कुछ छुपाया क्यों रखा? तुमको मुझे सब सच बताना चाहिए था ना। तानिया ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए थे। उस वक्त मेरे सामने एक मजबूर औरत खड़ी थी, जिसे इस समाज के लोगों ने इस हद तक मजबूर कर दिया था कि उसे पैसों से औलाद खरीदने पर मजबूर होना पड़ा था। मुझे उस वक्त उस पर बहुत दया आ गई थी। मैं जानता था कि वो चाहकर भी मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि समाज में ऐसे ही भी लोग हैं जो दूसरी शादी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जरा सा इशारा मिले वो दूसरी की चाहत में पहली को छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। मैंने आगे बढ़कर तान्या के आंसू पोंछ दिए थे। मैंने बोला, तान्या, मुझे तुमसे सिर्फ इस बात की शिकायत है कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? उसने मेरी तरफ अविश्वास से देखा और बोला, क्या आपने मुझे माफ़ कर दिया? मैंने हाँ में सिर हिला दिया तो वो एकदम शांत हो गई थी। फिर वो बोली, निखिल, हम इन लड़कियों को अपने साथ में रख सकते हैं ना? मैंने बोला, पगली, ये हमारी बिटिया है और हमारे साथ ही रहेंगी तो कहाँ जाएंगी? मेरी बात सुनकर तान्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। मैंने सामू का शुक्रिया अदा किया और उससे विनती की वह इस राज को अपने सीने में ही दफन कर ले। वो बोला, ऐसा ही होगा। फिर मैंने अपनी बेटियों को उठा लिया था। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी थी। मैंने तान्या का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ अपने घर की ओर ले गया था, क्योंकि वो मेरी बीवी और मेरी इज्जत थी। उसकी जगह और सम्मान मेरे घर में ही था। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।